गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम आपको ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ चैप्टर एग्रीकल्चर। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ताकि पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर चैप्टर 4। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली important country. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और इस देश की लगभग 2/3, 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ में, कृषि संबंधित कार्यों में इन्वॉल्व रहती है, इंगेज रहती है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इसको प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। और ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो इसी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी के अंतर्गत या प्राइमरी सेक्टर में ही आती हैं। बिसाइड्स फूड ग्रेन, अनाजों के अतिरिक्त, इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। फूड ग्रेन के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल हैं जो यहाँ उगाई जाती हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कॉटन कॉटन इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई की जाती है, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। हमने आपको एग्जांपल दिया कॉटन, तो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस etc आर आल्सो एक्सपोर्टेड। कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस माने मसाले, वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ से, इस देश से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। बहुत पुराने समय से ये हमारे देश के लिए जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज। समय बीतने के साथ साथ कल्टीवेशन के जो मेथड हैं वो बदलते रहे, सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, आसपास के फिजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, नई नई टेक्नोलॉजी जानते गए उसके हिसाब से। एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस, और जो सामाजिक रूप से जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसको हम लोग अपनाते गए। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल। फार्मिंग जो है वेरीज करती है, सब्सिस्टेंस से लेकर कॉमर्शियल टाइप तक की फार्मिंग होती है। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग भागों में, द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस, अलग अलग फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस में है। पहली है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ जगहों में ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dowel, digging stick, and family and community labor. प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है पुरानी फार्मिंग है। इसमें क्या करते हैं, एक लैंड का स्मॉल पैच ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं, और अपने पुराने टूल्स की मदद से, जैसे कि हो होता है, ठीक है ना, डाउ, डिगिंग स्टिक्स होते हैं, और फैमिली और कम्युनिटी जो है उसमें परिवार के लोग ही
लगते हैं और फार्मिंग करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो मानसून पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कुछ औजार दिए गए हैं जो हमने आपको बताया हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक। डिगिंग माने होता है खुदाई करने वाली जो छड़ी होती है, हल होता है, डाउ होता है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। और ये फार्मिंग जो है पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड करती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर होती है। कोई अलग से खाद नहीं डाली जाती, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन। और जो दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए, वो इसमें नेचुरली लगती है। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड। एक लैंड के टुकड़े को साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। और उसमें तमाम अनाज और दूसरी चीज़ें पैदा करते हैं अपने परिवार के जीवन को सस्टेन करने के लिए। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज। जब मिट्टी की उपजाऊपन कम होने लगता है या कम हो जाता है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस जमीन को छोड़ देते हैं और एक नए पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ऐसा इसलिए करते हैं, वो शिफ्ट इसलिए होते हैं कि पुरानी ज़मीन जो है अपने आप उसकी फर्टिलिटी गेन हो जाए थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वो अपनी उपजाऊपन को रीगेन कर लेता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर एंड अदर मॉडर्न इनपुट। तो इससे जो पैदावारी होती है वो कम होती है क्योंकि किसान जो है कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते और कोई भी आधुनिक इनपुट्स औजारों का इस्तेमाल नहीं करते। इट इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसको जो है देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है, कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग। क्या आप बता सकते हैं ऐसी फार्मिंग को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको बताते हैं, इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में एंड नागालैंड में। पामलऊ इन मणिपुर में कहते हैं। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है जो कि छत्तीसगढ़ के आता है। ठीक है। तो ये बस्तर जो है जिला है छत्तीसगढ़ का, और उसको हम वहाँ पर दीपा के नाम से जानते हैं। एंड इन अंडमान निकोबार में भी यही नाम है, दीपा, जो कि एक आइलैंड है। झूमिंग। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में, कोनिको इन वेनेजुएला में, रोका इन ब्राज़ील में कहते हैं। झूमिंग का अलग अलग नाम है अलग अलग देशों में। मसूल इन सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इन इंडोनेशिया में, और इसको रे कहते हैं वियतनाम में। इन इंडिया में, भारत में, दिस प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार, या इसको धैया कहते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू या पेंडा इन आंध्र प्रदेश में कहते हैं, पामा दबी या कोमान या ब्रिंगा उड़ीसा में कहते हैं, कुमारी इन वेस्टर्न घाट में कहते हैं, वेलेयर और वोल्टेयर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहा जाता है, खिल इन द हिमालयन बेल्ट में कहा जाता है,
कुरवा इन झारखंड में कहा जाता है, एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहा जाता है। तो झूमिंग के देखिए आप कितने अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नामों से देश विदेशों में और भारत के अलग अलग जगहों में इस नाम से जाना जाता है, झूमिंग। आई होप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये दूसरे नंबर की फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. ये फार्मिंग उस जगह होती है, उस एरिया में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और ज़मीन पर प्रेशर ज़्यादा होता है ग्रो करने का, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, अर्थात फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, और इसमें सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। कैन यू नेम द सम स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस? क्या आप बता सकते हैं कुछ स्टेट जहाँ पर ऐसी फार्मिंग होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। जैसे कि आपके पंजाब के कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर ये फार्मिंग की जाती है। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is a enormous pressure on the agricultural land. यद्यपि राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग, जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो लीड करता है डिवीजन ऑफ लैंड। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत में जो चला आ रहा है अधिकार जो है, जिसमें ज़मीन का बंटवारा हो जाता है। जैसे एक किसान के 4 बच्चे हैं और किसान अपनी ज़मीन के 4 भागों कर देता है, चारों बच्चों को बराबर बराबर बांट देता है क्योंकि चारों बच्चों का उसकी प्रॉपर्टी में राइट्स है। तो उसी को यहाँ कहा गया राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो उससे होता क्या है, लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, लैंड का डिवीजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है एमंग सक्सेसिव जनरेशन, आने वाली जनरेशन में। हैज़ रेंडर लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, और लैंड छोटी हो जाती है जिससे वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है, उतना वो फ़ायदा नहीं दे पाती है। एक बड़ा हिस्सा जो होता है ज़मीन का वो फ़ायदेमंद होता है, जब उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं दे पाता। द फार्मर्स कंटिन्यू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लेकिन किसान चाहता है उस ज़मीन से भी जो है, लिमिटेड लैंड से भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो देयर इज इनॉमरस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, तो ऐसी लैंड पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उगाने का, ग्रो करने का। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों थर्ड टाइप की जो है फार्मिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। इस प्रकार की फार्मिंग में जितने भी आधुनिक इनपुट होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि उसमें से एक है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम HYV सीड्स बोलते हैं। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, इन पर इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड डाली जाती है, दवाइयाँ भी डाली जाती हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए। द डिग्री ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और एग्रीकल्चर की जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री है, पैमाइश है कि कहाँ कितना पैदा हो रहा है, वो वेरीज करता है हर रीजन में। कहीं ज़्यादा पैदा होता है, कहीं कम पैदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा। जैसे चावल जो होता है, राइस माने चावल होता है ना, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा, हरियाणा की कमर्शियल क्रॉप है, पंजाब की, हरियाणा और पंजाब की। बट इन उड़ीसा की एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है।
लेकिन उड़ीसा में ये क्या है, ये कॉमर्शियल नहीं है, इसको सब्सिस्टेंस क्रॉप बोला जाता है। मतलब उनका ये तो खाना ही है, क्योंकि उनकी वहाँ के लोग तो इसी पे, राइस पे ही डिपेंड करते हैं, तो इसलिए वहाँ के लिए क्या है, स्टेपल फूड है, सब्सिस्टेंस क्रॉप माना जाता है। तो राइस जहाँ पर हरियाणा और पंजाब के लिए कॉमर्शियल क्रॉप है, वहीं उड़ीसा के लिए सब्सिस्टेंस क्रॉप है, उनके जीविकोपार्जन का एक साधन है। प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन को भी कॉमर्शियल फार्मिंग ही कहा जाता है, एक प्रकार की कॉमर्शियल फार्मिंग ही है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, एक सिंगल क्रॉप जो है उगाई जाती है लार्ज एरिया में। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और प्लांटेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से जुड़ा रहता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, एक बड़े से लैंड को कवर करता है, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, इसमें काफ़ी कैपिटल भी लगता है, पैसा भी लगता है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, और दूर दराज से लेबर आते हैं काम करने के लिए, जिनको माइग्रेंट लेबर कहा जाता है। ऑल प्रोड्यूस इज यूज एज ए रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज को। जैसे आपने टी प्लांटेशन है, तो चाय की पत्तियां वहाँ से किसान क्या करता है, ग्रो कराता है और तोड़ता है और इंडस्ट्रीज को बेचता है। इन इंडिया, भारत में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनानास आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। बच्चों याद रखिएगा, प्लांटेशन क्रॉप के ये नेम है, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर, बनाना। एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लांटेशन क्रॉप कहलाती हैं। टी आसाम में उगाई जाती है, नॉर्थ बंगाल। कॉफ़ी इन कॉफ़ी कर्नाटका में आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट। तो कहीं आसाम में चाय के बागान है, तो कर्नाटका में कॉफ़ी के बागान है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, और ये सारा जो है प्रोडक्शन होता है मार्केट के लिए होता है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें एक अच्छा नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन चाहिए कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया से, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चाहिए जहाँ प्रोसेस होता है उन पर, एंड मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, और मार्केट जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इन प्लांटेशन के डेवलपमेंट में, विकास में। अब आते हैं नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न पे। क्रॉप का पैटर्न क्या है, ठीक है। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इंडिया। आपने पढ़ा है कि हमारे कहाँ फिजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत है भारत में। दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन कंट्री, और उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे कृषि की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उस पर भी दिखाई देता है, क्रॉपिंग के पैटर्न में भी दिखाई देता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, कई प्रकार के जो फूड होते हैं या फाइबर क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, कंस्टिट्यूट द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं हमारे देश में ग्रोन की जाती हैं। इंडिया हैज़ थ्री क्रॉपिंग सीजन, भारत में तीन प्रकार की क्रॉपिंग सीजन होती हैं। आप लोगों को तो मालूम ही होगा, छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब तो 10th में आ गए आप। राबी, खारिफ एंड जायद। तो रबी की फसल, खारिफ की फसल और जायद की फसल, ये तीन प्रकार की जो हैं फसलें भारत में होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राबी क्रॉप्स। ये जो है सोन की जाती है इन विंटर में, और किस महीने में, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। और हार्वेस्ट माने काटी कब जाती है, समर में, गर्मियों में, और गर्मियों में काटने का समय क्या है, अप्रैल से जून। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉबी क्रॉप, कुछ महत्वपूर्ण रॉबी क्रॉप्स क्या क्या होती हैं।
वीट हो गया, बार्ले हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड, ये हमारी क्या है, राबी क्रॉप है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन के आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, लिखने को आता है, वहाँ चुनना होता है कि कौन सी राबी फसल है और कौन सी खारिफ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और ये जो क्रॉप्स होती हैं भारत के एक बड़े पार्ट में ग्रो की जाती हैं। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, नॉर्थ हो या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के जो राज्य हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल जिसको अब उत्तराखंड कहते हैं, उत्तर प्रदेश, आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप। तो ये क्षेत्र है जहां पर राबी की फसल की जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ। ठीक है, क्या होता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन में आता है बर्फ का गिरना भी आता है, पानी का गिरना भी आता है। तो जो उपलब्धता है प्रेसिपिटेशन की ड्यूरिंग द विंटर मंथ में, ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो बेटा जो, जैसे आपने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, हमारे देश में जो है जाड़े में वेस्टर्न टेम्परेट या वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बोल सकते हैं, वो हेल्प करता है इन क्रॉप्स को उगाने में। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन राबी क्रॉप। तो वेस्टर्न से जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण जो जाड़े में बरसात होती है, और ख़ास तौर पर इन राज्यों में पानी गिरता है जाड़े में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या पार्ट ऑफ राजस्थान, जिससे कि ये फसलें की ग्रो अच्छी करती हैं, वहाँ उनको अच्छा पानी मिल जाता है, इरिगेशन अच्छा हो जाता है, जिससे इनकी फसल अच्छी पैदावार यहाँ होती है। अब आते हैं खारिफ क्रॉप में। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। ये मानसून के शुरुआत में, जब मानसून आता है उस समय डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में इसको ग्रो किया जाता है। दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, और सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, महत्वपूर्ण जो फसलें हैं जो उगाई जाती हैं सीजन में, पैडी, पैडी माने राइस, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर माने अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, कई सारी हैं, ये सब उगाई जाती हैं, खारिफ में आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, खारिफ में पूछा जाएगा तो ये बताएंगे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन, जहाँ पर राइस उगाया जाता है वो रीजन है आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, इन क्षेत्रों में राइस यानी कि पैडी ग्रो किया जाता है अच्छी अच्छी तरीके से। आगे क्या है बेटा, रिसेंटली पैडी हैज़ आल्सो बिकन एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब हरियाणा। पैडी जो है महत्वपूर्ण क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की भी। स्टेट लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। यहाँ पर साल में तीन बार पैडी की फसलें उगाई जाती हैं, और इनके नाम भी है, दीज आर ऑस, अमन, बोरो। याद रखिएगा, इसके क्या नाम है, ऑस, अमन, बोरो। ये आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में साल में 3 बार ग्रो की जाती हैं, और उनके अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इन बिटवीन द राबी एंड खारिफ, राबी और खारिफ के बीच में, इन मौसमी फसलों के बीच में, देयर इज ए शॉर्ट सीजन, थोड़े समय के लिए, ड्यूरिंग द समर मंथ, नोन एज द जायद सीजन। जायद की भी फसल होती है, जायद के मौसम में। सम ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर
और जायद की फसल में क्या उगाया जाता है? बहुत ध्यान देने वाली बात है। वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकम्बर, खीरा, ये चीज़ें जो है जायद में आती हैं, जायद की फसलें मानी जाती हैं। ठीक है। वेजिटेबल फॉडर क्रॉप्स, सुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। याद रखिएगा, सुगर केन जो होता है लगभग 1 साल ले लेता है अपने ग्रो करने में। ठीक है, लगभग 12 मंथ ले लेता है शुगर को उगाने में, लगभग 12 मंथ लगते हैं, यानी कि ए ईयर टू ग्रो। आगे चलते हैं। मेजर क्रॉप्स, कुछ प्रमुख फसलें हैं। ए वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल। सॉइल की वैरायटी के हिसाब से कई प्रकार की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो है हमारे देश में उगाई जाती है। क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के आधार पर मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, भारत में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, माइलेट मने जो मोटे अनाज होते हैं, पल्सेस हो गई दालें, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन और जूट, ये प्रमुख फसलें हमारे देश की मानी जाती हैं। जिसमें हम पहली फसल पढ़ने जा रहे हैं राइस के बारे में। इसको हम स्टेपल फूड क्रॉप कहते हैं मेजॉरिटी में पीपुल इन इंडिया। भारत में ज़्यादा खाई जाने वाली जो है, राइस को ज़्यादा खाया जाता है, इसको स्टेपल फूड कहा जाता है भारत का। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना नंबर 1 पे है राइस में, लेकिन नंबर 2 में कौन आते हैं? इंडिया। हमारा देश जो है राइस उगाने में नंबर 2 पे आता है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, इसको हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, जिसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई ह्यूमिडिटी, नमी भी चाहिए होती है ज़्यादा। विद एनुअल रेनफॉल एबव, और वार्षिक जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको पानी की आवश्यकता होती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ कम पानी गिरता है, इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वहाँ पर ये राइस जो है इरिगेशन की मदद से उगाया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। राइस जो है प्रमुख रूप से प्लेन, ये नॉर्थ के जो मैदानी इलाके हैं या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ उगाया जाता है। कोस्टल एरियाज में भी उगाया जाता है। द डेल्टिक रीजन, यानी डेल्टा वाले रीजन, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी जो होती है बहुत फर्टाइल होती है। और सबसे बड़ा डेल्टा तो हमारे देश में है, सुंदरबन डेल्टा, आप लोगों को मालूम होगा। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, और इसका जो नेटवर्क है बड़ा डेंस रहता है, बड़ा घना रहता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कैसे राइस कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैप देखते हैं। ये मैप में जो है 2 कलर दिखाए गए हैं। एक ये कलर दिखाया गया है, हल्का लाइट ग्रीन कलर है, जो मेजर एरिया है जहाँ पर राइस होता है, क्योंकि मैप में लिखा हुआ है राइस के लिए। तो भारत में जहाँ राइस पैदा होता है वहाँ, तो मेजर एरिया इसको दिखाया गया है। और हल्के कलर से, हल्के बिल्कुल वाइट कलर लग रहा है, लगभग माइनर एरिया, जहाँ पर माइनर कम मात्रा में राइस पैदा होता है। तो आप देख रहे हैं इधर का इलाका जो है ये बिहार, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, देख रहे हैं ना, ये आपका उड़ीसा हुआ, ठीक है, आंध्र प्रदेश हुआ, और ये देखिए नीचे से चला आ रहा है। यहाँ पर क्या आता है? चेन्नई, चेन्नई तक आता है। ठीक है, ये इलाका जो है ज़्यादा पैदा करता है। और बाकी जो इलाका है जो हल्के कलर दिखाया गया है, यहाँ भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है, ये माइनर एरिया है, यहाँ पर कम मात्रा में होता है। तो ज़्यादा मात्रा में जो इलाके इस कलर से दिखाए गए हैं आपको, ये देखिए ऊपर भी दिखाया गया है, ये आपका आसाम का इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में राइस पैदा होता है। तो मैप ध्यान देने से क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है किस साइड में। तो आप देख रहे हैं भारत के वेस्टर्न साइड में, ये सॉरी ईस्टर्न साइड में, ये जो ईस्टर्न पार्ट होता है इधर, उधर साइड में जो है आपका चावल ज़्यादा पैदा हो रहा है, और जो वेस्टर्न साइड में है वो कम पैदा होता है, इधर से हल्का दिखाया गया है।
तो कैनाल इरिगेशन से, ट्यूबवेल से हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस। तो इरिगेशन चाहे नहरों से हो रहा हो या ट्यूबवेल से हो रहा हो, पानी की पूर्ति करते हैं और राइस को उगा लेते हैं जहाँ पर पानी कम गिरता है। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी होता है ट्यूबवेल और कैनाल इरिगेशन होता है। अब चलते हैं वीट पर। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये भी एक अनाज की जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप मानी जाती है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप। ये मुख्य रूप से फूड क्रॉप कही जाती है। कहाँ पर? इन नॉर्थ में एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। दिस इज राबी क्रॉप होती है, पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी बताया था हमने आपको। रिक्वायर्ड से कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है इसको। इसको थोड़ा ठंडा मौसम भी चाहिए होता है जाड़े का। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और जब पकने का समय आता है तो उसको खूब धूप चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। और इट रिक्वायर्ड 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। लगभग वार्षिक जो इसकी जो वर्षा चाहिए होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन। दो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण वीट ग्रोइंग जोन है हमारे देश में। याद रखिएगा, गंगा सतलुज प्लेन है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन में। डेक्कन मतलब साउथ का इलाका बोला जाता है, वहाँ ब्लैक सॉइल है, जैसे महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल होती है वो रीजन। और गंगा सतलुज रीजन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ पर वीट पैदा होता है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो सबसे ज़्यादा वीट पैदा करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी गेहूं पैदा होता है, वीट पैदा होता है। ठीक है। ये वीट कल्टीवेशन दिखाया गया आपको पिक्चर में। ठीक है। ये वीट कल्टीवेशन दिखाया गया आपको पिक्चर में। अब आते हैं माइलेट्स में। माइलेट्स बोला जाता है मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये माइलेट्स में आते हैं। आर द इम्पॉर्टेंट माइलेट ग्रोन इन इंडिया, दो यद्यपि दीज आर नोन एज ए कोर्स ग्रेन। इसको मोटा अनाज कहा जाता है, कोरस ग्रेन कहा जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर रागी की बात करें, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन। रागी में आयरन बहुत होता है, कैल्शियम होता है, और अदर माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं, और इसमें रफेज भी होता है। ठीक है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप मानी जाती है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन के हिसाब से। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप होती है, मोस्टली ग्रोन इन द मोइस्ट एरिया, जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है, विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। इसको मॉइस्ट एरिया चाहिए, जहाँ जहाँ पर हार्डली नीड्स इरिगेशन, जहाँ पर इरिगेशन की बहुत ही कम ज़रूरत होती है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मॉइस्ट होता है, पानी होता है। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जो है ज्वार पैदा करता है, लेकिन फॉलोड बाई कर्नाटका, कर्नाटका के बाद, इसके बाद कर्नाटका आता है। तो महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, और इसके बाद कौन आता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ज्वार पैदा होता है। फिर आते हैं, दूसरा माइलेट है बाजरा। ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल। ये जो बालुई मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा अच्छा पैदा होता है, शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा बाजरा प्रोड्यूस करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और हरियाणा है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। तो रागी जो होता है वो क्रॉप जो है ड्राई रीजन में, यानी कि जहाँ पानी कम गिरता है, अच्छा ग्रो करता है रेड ब्लैक सॉइल में, रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, सैंडी सॉइल में, या लोमी सॉइल या सैलो ब्लैक सॉइल में भी अच्छा पैदा होता है रागी। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। इसके बाद तमिलनाडु आता है, और इसके बाद दूसरे स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब उस पहले उसको उत्तरांचल कहते थे, अब क्या कहते हैं? उत्तराखंड। सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रागी। तो ये स्टेट्स के नेम याद रखिएगा,
यहाँ पर भी रागी पैदा होता है। इसके बाद चलते हैं मेज पे। मेज, मक्का, इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज ए फूड एंड फॉडर। इस फसल का इस्तेमाल दो तरीके से करते हैं, फूड के रूप में भी और फॉडर। फॉडर होता है जानवरों का चारे के रूप में। इट इज़ ए खारिफ क्रॉप होती है, इसको खारिफ क्रॉप कहा जाता है। विच रिक्वायर्स, जिसको आवश्यकता होती है टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी एलुवियल सॉइल में अच्छा पैदा होता है। इन सम स्टेट जैसे कि बिहार हुआ, मेज इज़ ग्रोन इन राबी सीजन। बिहार में तो मेज राबी सीजन में पैदा किया जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट, जैसे कि HYV सीड मैंने बताया आपको, हाई याल्डिंग वैरायटी सीड होते हैं। फर्टिलाइजर हुआ, खाद हुआ, इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। इनका यूज़ करने से इसका प्रोडक्शन बढ़ता है मक्का का। मेजर मेज प्रोडक्टिंग, कौन से स्टेट हैं जहाँ पर मक्का ज़्यादा पैदा किया जाता है? तो आप जान लीजिए, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर मक्का मेज ज़्यादा पैदा किया जाता है। पल्सेस माने दालें होती हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। भारत में सबसे ज़्यादा दालें पैदा भी की जाती हैं और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी की जाती हैं, यहाँ पर खाई भी जाती है। दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। और ये जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत होता है। मैप को भी देख लीजिए, ये मैप जो है वीट का दिया हुआ, गेहूं का, और इस कलर से आपको दिखाया गया है मेजर एरिया जहाँ ज़्यादा पैदा होता है गेहूं, और इस कलर से हल्का कलर दिखाया गया है, इसका मतलब यहाँ पर माइनर एरिया है जहाँ कम पैदा होता है। तो आप देख लीजिए, ये इलाका जो है, आपको स्टेट भी याद आ रहे होंगे कौन कौन से स्टेट हैं। यहाँ पर जो है पंजाब का इलाका, हरियाणा, पंजाब, देखिए दिल्ली, और ये उत्तर प्रदेश का इलाका, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये इलाके जो हैं आपका बीच का मध्य प्रदेश भी आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है, और जहाँ कम पैदा होता है वो इलाके ये हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया बिहार का इलाका है ना। तो ये इलाका जो है आपका कम पैदा होता है। यहाँ देखिए, ये जो दिखाया गया आपको इस कलर से, यहाँ पर भी गेहूँ कम पैदा होता है। ठीक है, महाराष्ट्र का ये कुछ इलाका है जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यहाँ पर भी कम पैदा होता है गेहूँ। तो मेजर जो पल्सेस होती हैं, दालें दैट आर ग्रोन इन इंडिया, जो भारत में उगाई जाती हैं, आर अरहर की दाल हुई, उड़द हुई, मूंग हुआ, मसूर हुआ, पीज हुआ एंड ग्राम हुआ। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन रबी? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आप इसको क्लासीफाई करिए, कौन सी राबी में आती हैं, कौन सी खारिफ में आती हैं। पल्सेस जो हैं नीड्स लेस मॉइस्चर, दालों को कम मॉइस्चर चाहिए होता है। सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, यहाँ तक कि ड्राई सीजन में भी सर्वाइव कर लेती हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है दालों को। बीइंग अ लेगुमिनस क्रॉप होने के कारण, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़कर, हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, सभी जो है मिट्टी की उर्वरता को, उपजाऊपन को रिस्टोर कर लेती हैं। किसके द्वारा? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एक प्रोसेस होता है फिक्सिंग नाइट्रोजन, एयर की मौजूदगी में ये कर लेती हैं, जिसके कारण उनकी फर्टिलिटी जो है मिट्टी की वापस आ जाती है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, इसीलिए इनको रोटेशन में हम लोग उगाते हैं, एक के बाद एक, लगातार नहीं उगाते। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट, भारत में जहाँ दालें उगाई जाती हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटका में अधिक मात्रा में दालें उगाई जाती हैं। बच्चों, कल की क्लास में जो है, कल हम आगे पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो ग्रेन्स के अलावा जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा है शुगर केन, इस तरीके की जो है क्रॉप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाइटेनियम हिस्ट्री चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।